वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वानप्रस्थ पुनरुत्थान यज्ञ का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि सारा सृष्टि वानप्रस्थ पुनरुत्थान यज्ञ से जुड़ करके ही समाज को गिव बैक करे। व्यक्ति अपने अपने जगह पे जो भी उनके पास अनुभव और ज्ञान है वो दूसरे को दें, और इसका कारण ये है कि समाज के कारण या समाज के सहयोग के बिना हम वो नहीं बन सकते जो हम बनना चाहते हैं या जो हम बने। तो जो व्यक्ति मेरे उम्र तक या 50 के आसपास पहुंच गया है, उसके जीवन में समाज का बहुत बड़ा प्रोएक्टिव योगदान होता है, और इसीलिए हमें समाज को वापस देना है, और उसके लिए हर एक व्यक्ति खुद जिम्मेदार है। जो 4 आश्रम व्यवस्था है उसमें एक आश्रम वानप्रस्थ है, और उसका मुख्य उद्देश्य समाज का कर्ज उतारना होता है। गुरुकुल व्यवस्था में वानप्रस्थी लोग सभी कला की शिक्षा मुफ्त में जाकर के गुरुकुल में देते थे। एक उदाहरण बोल करके मैं खत्म करूंगा। मान लो आप एक अच्छा बढ़ई हो, कारपेंटर हो, आप एक अच्छा कारपेंटर हो, आप जब आपकी उम्र 20-22 साल थी तब से कारपेंटरी कर रहे हो, और आज आपका उम्र 45 साल 50 साल हो गया है, आपका बाल बच्चा आपके व्यवसाय को टेक ओवर करने के लिए तैयार है और वो टेक ओवर कर रहा है, आप उसका मार्गदर्शन कर रहे हो, लेकिन 10 बजे से लेकर के 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक आप निकटतम गुरुकुल में जाकर के उन बच्चों को जो कारपेंटरी में इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको आप कारपेंटरी सिखाओ और फिर वापस घर चले आओ। चूंकि इस केस में जो सिखाने गया उसको पदोन्नति का कोई लालसा नहीं है कि मैं अब बड़ा टीचर बनूं, छोटा टीचर बनूं, या मेरा सैलरी बढ़े या बोनस बढ़े। वो स्वेच्छा से गया है, इसका मतलब वो दिल लगा करके सिखाएगा। और किसको सिखा रहा है? उन बच्चों को सिखा रहा है जिसको कारपेंटरी में इंटरेस्ट है, तो वो दिल लगा करके सीखेगा। तो एंड रिजल्ट क्या होगा? एंड रिजल्ट बहुत इफिशिएंट और बहुत अच्छा कारपेंटर प्रोड्यूस होगा। तो गुरुकुल व्यवस्था में वेद का ज्ञान, धर्म का ज्ञान ये आचार्य देते थे, प्राचार्य देते थे, और कला का ज्ञान वानप्रस्थी देते थे। वही उसी चीज को पुनर्जागृत करने के लिए ये प्रयोग है, ये यज्ञ है। लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है कि सबको इसी संस्था से जुट के करना है, सबको अपने अपने दृष्टिकोण से करना है। जिसका जो अनुभव है, जो ज्ञान है, वो कर्ज जो लिया है समाज से उसको वापस लौटाए। एनीवे, एक दिन के लिए काफी है, इससे ज्यादा नहीं। और अब आप शुरू करो। बिल आए थे इस साल 2 साल पहले, उसका जो पास हुआ है वो लास्ट ईयर 2023 दिसंबर में उनके कॉन्टेक्स्ट में है। क्रिमिनल लॉ बिल बोलते हैं, या जो ये लॉज जो है ये मेजर 3 पुराने लॉज थे जो ब्रिटिश के टाइम पे बनाए गए थे, उन तीनों को रिप्लेस करने के लिए है, जो कि मॉडर्न इंडियन सोसाइटी जो हमारा अभी समाज है जिस तरह से चल रहा है उसके लिए बनाए गए हैं। क्योंकि अभी समाज में बहुत बदलाव देखने को मिला है, और क्योंकि जो क्रिमिनल सिस्टम है उसमें पुराने जो लॉज थे, जो ब्रिटिश के बनाए हुए लॉज थे, वो उनका मेन काम ये था कि आजादी का जो था हमारा, जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे हम, उस तरह के किसी भी तरह के रेवोल्यूशन को, किसी भी तरह का जो आंदोलन चल रहा था उसको रोका जाए,
उसके अगेंस्ट जितने लोग ब्रिटिश राज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको अरेस्ट करना या जुडिशियल कस्टडी में डालना बिना बिना कुछ वारंट दिए या किसी भी तरह से बिना बताए अरेस्ट कर लिया जाता था। तो जो लॉज पुराने बने थे ये उसी लाइन पे बने थे। प्रॉब्लम ये था कि इन लॉज को चेंज करना काफी टाइम जरूरी था, क्योंकि अगर आप जैसे मैं आगे डिस्कस करूंगी कि ये लॉज का टाइमलाइन क्या है या किस साल में ये आए और इसके पीछे का रीजन क्या था। तो जैसे कि आप देखेंगे, जैसे जैसे आप देखेंगे आपको समझ आएगा कि क्यों हमारे लिए ये जरूरी था कि हम इन सारे कानून में बदलाव लेके आए और क्या बदलाव हम लेके आए। तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। 25 दिसंबर 2023 को 100 साल से पहले जो लॉ बनाया था ब्रिटिश ने क्रिमिनल लॉ के ऊपर, उन 3 मेजर लॉज को अमेंड करके यानी चेंज करके कंप्लीटली बदल करके 3 नए लॉज उसकी जगह पे लेके आए हैं। और 25 दिसंबर 2023 को हमारे देश के राष्ट्रपति ने, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसको असेंट दिया था। और आज ये न्यूज में आया है कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये बोला है कि 1 जुलाई 2024 से ये सारे कानून, जो तीनों नए कानून बने हैं, ये लागू हो जाएंगे। ये 3 क्रिमिनल लॉ जो थे, पहला था इंडियन पीनल कोड 1860, मतलब 1860 में आया था, जिसको बदल करके भारतीय न्याय संहिता 2023 लेके आए हैं। दूसरा था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अभी ये तो आपको लगेगा कि ये तो ज्यादा पुराना नहीं है, ये तो आजादी के बाद आया है, लेकिन इसके पहले जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था वो 1864 के लगभग 1874 में आया था। और जो नया आया 100 साल बाद अमेंड करके, चेंज करके जो हम लॉज को लेके आए, उनमें भी ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लेके आए। और तीसरा था इंडियन एविडेंस एक्ट 1870, इसको बदल करके नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये 3 नए कानून लेके आई है सरकार इस बार, और 2023 25 दिसंबर 2023 को इसको लॉ बना दिया गया है और अब 1 जुलाई 2024 से ये लागू भी हो जाएगा। बिफोर हम थोड़ा आगे अभी करंटली जो लॉ आया है उसको डिस्कस करें, उसके पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, ताकि क्रिमिनल लॉ का जो बैकग्राउंड है, जिस तरह से वो आया है, उस पर एक आइडिया मिल सके कि क्यों हमने जो भी लॉज था हमारा ऐसा क्या था, उसके बारे में हम थोड़ा समझ सके। तो भारत में जिस समय से कानून व्यवस्था रही है, जब से रही है, चाहे हम वैदिक एज की बात करें, दिल्ली सल्तनत की बात करें, मुगल एम्पायर की बात करें, जो हर एरा में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग, कुछ जरूर लेके आए हैं। और इसी कारण से जितनी भी अभी कानून की व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये पुराने एक समय से चलती आ रही परंपरा का एक साक्ष्य रूप है। तो उसको आने में, जो ये आपराधिक या दंड विधि कानून है, इनको आने में, इनको बनने में, ऐसा नहीं है कि आजकल में बने हैं। काफी सारी चीजें हमारी हिस्ट्री की देन है, उसकी वजह से हमें आज मिला है। तो वैदिक एरा में, जो वैदिक एज था, उसमें ऋग्वेद के अंदर जो धर्म के बारे में लिखा गया था, गाइडेंस दिया गया था, और सब्सिक्वेंटली उसी के तहत पनिशमेंट भी दिए गए थे। तो इस पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें वैदिक एरा में ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है अर्थशास्त्र, जो चाणक्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र इतना कारगर है और इतना रेलेवेंट है आज भी कि अर्थशास्त्र की कई नीतियां ऐसी हैं जो हमारे कानून व्यवस्था में आज भी वैसी की वैसी ही देखने को मिलती। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकिंग जो है वो काफी हद तक अर्थशास्त्र से आज भी इंस्पायर्ड है। फिर आते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल एरा में।
इस टाइम पे हम स्मृति और श्रुति जो हिंदू लॉ के सोर्स माने जाते हैं वहां का तो काफी इन्फ्लुएंस देख ही रहे हैं, पर उसके अलावा एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया था, वो था शरीयत, जो कि मुसलमानों का लॉ है। तो इन दोनों को मिला करके एक नया आपराधिक कानून लेके आए उस समय के जो राजा महाराजा थे, जो सुल्तान थे, वो लेके आए। लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो ये कानून व्यवस्था में आई वो तब आई जब हम ब्रिटिश के अंडर थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस नए ट्रांसफॉर्मेशन को बनाने के लिए कोर्ट सिस्टम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारा फाउंडेशन, ये सारा कॉन्सेप्ट लेकर के आई हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इससे पहले कोर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था। जो आज आप देखते हैं ये पहले ब्रिटिश के आने से पहले नहीं। तो जो रीजन था कि इंडियन पीनल कोड 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 या फिर एक और है पुलिस एक्ट 1860, उसके अलावा जो पुराना सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, ये सब लेके आए थे जब पहला स्ट्रगल हुआ था इंडिपेंडेंस का, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, जो 1857 1857 में हुआ था। तो उस वक्त ब्रिटिश को, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया का रिबेलियस नेचर सबसे बड़े स्केल पे देखने को मिला, क्योंकि सिर्फ एक जगह से आंदोलन नहीं हो रहा था, देश के कोने कोने से हर जगह से आंदोलन हुए थे ब्रिटिश के खिलाफ। और इस तरह के आंदोलन को रोकने के लिए इस तरह के कानून को ब्रिटिश लेके आया, जिसका काम ही सिर्फ इतना था कि पनिशमेंट दिया जाए। पनिशमेंट इतना सीरियस होता था, इतना निर्दयी होता था, इतना टॉर्चरस होता था कि हर बार किसी न किसी तरह से किसी न किसी को आप इस तरह से मजबूर कर दीजिएगा कि वो ये हरकत ना करे। ये ही मेन काम था। तो ये जो लॉ लेके आए थे, इनका नाम था लॉर्ड मैकले। लॉर्ड मैकले ये तीनों लॉज को लेकर के आए थे, उसके साथ साथ पुलिस एक्ट को भी लेके आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला भी है कि पुलिस एक्ट को भी बदलने की जरूरत है, देखिए वो कब होता है, लेकिन फिलहाल के लिए जो 3 आपराधिक कानून बदले गए हैं, ये खुद में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। तो एक हिस्ट्री का ओवरव्यू देने के बाद अब चलते हैं तीनों के अंदर क्या एग्जैक्टली चेंजेस हुआ है। तो भारतीय न्याय संहिता जो है वो इंडियन पीनल कोड को रिपील करके आई है। इंडियन पीनल कोड में जो लॉ था, या अभी भी जो है 1 जुलाई तक 30 जून 2024 तक जो लॉ है रहेगा, उसके तहत इंडियन पीनल कोड में हर तरह का जो ऑफेंस, हर तरह का जो क्राइम वो डिफाइन किया गया है और उसके लिए पनिशमेंट भी दी गई। तो हमारे लॉ में या कानून में 2 तरीके के लॉ होते हैं, एक होता है सब्सटैंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ वो लॉ होता है जिसमें की थ्योरी ज्यादा होती है, मतलब कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ऐसा पनिशमेंट मिलेगा। तो सब्सटैंटिव लॉ सिविल और क्रिमिनल दोनों में होता है। क्रिमिनल में सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटैंटिव लॉ जो है वो है इंडियन पीनल कोड, जिसको अब रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता आई। तो भारतीय न्याय संहिता बहुत ही अमेंडमेंट और बहुत रिपीलिंग और बहुत सेक्शंस को चेंज करके लेकर के आया गया है। पहले लगभग 512 सेक्शन थे इंडियन पीनल कोड में, अब 300 के लगभग सेक्शंस कर दिए गए हैं भारतीय न्याय संहिता, और वही सारे पनिशमेंट को, वही सारे ऑफेंसेस को रखा गया है। तो आज के समय में भी इम्पोर्टेंट जिनका होना जरूरी है, या फिर समय के साथ अगर कुछ ऐसा बदलाव आया है तो वो बदलाव भी लेकर के हम इसमें लेकर के आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो भारतीय न्याय संहिता ने इंट्रोड्यूस किया है वो है टेररिज्म का डेफिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का डेफिनेशन और सीरियस और माइनर ऑफेंस के बीच में डिफरेंस। टेररिज्म जैसे आप जानते हैं, प्रॉब्लम ये है कि टेररिज्म का आज तक इस देश में क्या इस पूरे विश्व में कहीं भी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेररिज्म के साथ यही है। लेकिन हम लोग सब समझते हैं कि हाँ, टेररिज्म या आतंकवादी हमले क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो टेररिज्म को टैकल करने के लिए एक नया इस कानून में टेररिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कि आजकल मॉब लिंचिंग
या 4-5 लोग मिल करके किसी तरह का chaotic सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं रोड पर, जिस तरह से उपद्रव मचाते हैं, और छोटा मोटा उपद्रव नहीं, ऐसे बड़े तरीके का जिसमें कि काफी लोग मारे जाते हैं, राइट्स होता है, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी डिफाइन किया है। और सीरियस और माइनर ऑफेंस के बीच में मतलब कि किसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे कितना पड़ेगा, उसके बिना पे दोनों के बीच में अलग अलग डिफरेंस क्रिएट किया गया है, और ये भी बताया गया है कि किसमें कितना पनिशमेंट होना चाहिए। दूसरी एक चीज जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो है कम्युनिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट। कम्युनिटी सर्विस मतलब जैसे हमारा जो कानून, पहले का कानून था जो इंडियन पीनल कोड था, उसका ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ही यही था कि पनिशमेंट देना है। अब जो नया कानून आया है इसका ऑब्जेक्ट ये है, इसका एम ये है कि हम पनिशमेंट, ठीक है अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो पनिशमेंट तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि हर तरह के क्राइम के लिए आपको पनिशमेंट ना मिले। जैसे कुछ क्राइम, जैसे मैंने आपको बताया माइनर ऑफेंसेस जिनके बारे में बात करते हैं, तो माइनर ऑफेंसेस जो हो गए छोटे मोटे, जैसे पिक पॉकेटिंग होता है, जेब कतरा हो गया, ठीक है, जैसे अब किसी ने आपसे 500 रुपए चुरा लिए, तो ये छोटे मोटे ऑफेंस माने जाते हैं। तो इनके जगह पे जेल न देने की जगह पे कम्युनिटी सर्विस किया जाए, मतलब आप समाज की तरफ कोई ऐसा काम करेंगे जो समाज की बेहतरी के लिए हो। जैसे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, जो पश्चिमी देश हैं यूरोप में, चाहे हमारा यूके हो गया या अमेरिका हो गया, इन सब जगहों पे ऑलरेडी ये चीज होता है। तो इंडिया ने भी अभी इस चीज को इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारा फोकस अब पेनल्टी यानी पनिशमेंट की जगह पे रिहैबिलिटेशन है, मतलब कि किसी ने अगर भूखा है कोई इंसान और अपना पेट भरने के लिए उसने 500 रुपए चुराए, तो उसको हम पनिशमेंट में जेल न दे करके समाज की तरफ कोई ऐसा काम करने के लिए प्रेरित करें ताकि वो आगे चल करके अपनी यह आदत को बरकरार ना रखे और एक सही इंसान बन सके। तो उसको रिहैबिलिटेटिव अप्रोच बोलते हैं, जो कि अब नए कानून में इंट्रोड्यूस किया गया। छोटे छोटे नए टाइप के ऑफेंस जैसे स्नैचिंग, जैसे छीना झपटी होती है, जो पहले कोई ऑफेंस नहीं था, उसको भी इंट्रोड्यूस किया है भारतीय न्याय संहिता ने। फिर इसके अलावा कुछ नए तरीके के ऑफेंसेस हैं और कुछ पुराने ऐसे ऑफेंसेस थे जिनको हटाया गया। जैसे सेडिशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा ही डिस्कस किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि सेडिशन को इसलिए ब्रिटिश लेके आए थे क्योंकि उन्हें ऐसा कोई इंसान नहीं चाहिए था जो सरकार के खिलाफ बोले। और इसी लॉ का इस्तेमाल काफी बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट ने बोला भी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने या अलग अलग हाई कोर्ट ने भी बोला है कि इस लॉ का इस्तेमाल पुलिस जो है वो काफी गलत सेंस में करती है, तो इसको हटाना जरूरी है। तो वो जो लॉ है, सेडिशन का जो लॉ है, उसको हटा दिया गया है और उसमें रिप्लेस करके ये चीज बोला गया है कि अगर आप भारत की सॉवरेनिटी, उसकी अखंडता पर अगर किसी तरह से प्रहार करते हैं तो आपका जो काम होगा वो इस देश के हित में नहीं माना जाएगा, और फिर आपको हम पनिशमेंट देंगे ट्रीजन के लिए, मतलब देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए। देश के खिलाफ अगर आप करेंगे तो ही पनिशमेंट मिलेगा, सरकार के खिलाफ करेंगे तो नहीं, क्योंकि सरकार की का आलोचना करने का हक सबको है, डिसेंट देने का हक सबको है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मूल अधिकार है, उसके तहत आपको ये बिल्कुल पूरा हक है कि आप अगर सरकार किसी तरह से काम नहीं कर रही है, चाहे वो देश की हो या राज्य की सरकार हो या पंचायत हो या म्युनिसिपल हो, कोई भी सरकार हो, अगर वो काम नहीं कर रही है जो उनको करना चाहिए था, जो जिसके लिए आपने उन्हें चुना है, तो आप बेशक उनका बेझिझक आलोचना कर सकते हैं। तब तक कर सकते हैं जब तक आप अपने शब्दों से भारत की अखंडता पर, उसके सॉवरेनिटी पर आप किसी भी तरह से बोल ना रहे। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट एक्ट के बारे में बताया, इनके बारे में भी काफी अच्छे से डेफिनेशन दिया है, इसको काफी क्लियर किया गया है। और जो डेफिनेशन और क्वेश्चन है वो पोटेंशियल मिसयूज, जाकि किसी तरह से, जैसे सेडिशन के बारे में मैंने आपसे बताया कि
वो पुलिस वाले उसका काफी गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे। तो ऐसा कुछ ना हो, इस चीज से भी बचाने के लिए जो डेफिनेशन नया आया है, इसको लिमिट किया गया है ताकि कोई अनलिमिटेड किसी भी तरह से इस तरह के जो कानून है उसका गलत फायदा ना उठा सके। और इस तरह से और भी कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें से एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आज के जमाने के हिसाब से चलना। जैसे कि मैं आपसे अभी, आप जहाँ हैं मैं वहां पे मौजूद नहीं हूँ फिजिकली, लेकिन आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं जो आपको पीपीटी दिखा रही हूँ वो आप देख पा रहे हैं। ये काम सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई। तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, फोरेंसिक एक्सपर्ट, पर्सनल ट्रेनिंग, ये सारी चीजें समय के हिसाब से जो जरूरी है, वो सारी चीजों को का इम्पोर्टेंस इस लॉ में लाया गया है और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंसेस के बारे में भी जो ये नया लॉ है उसने डिस्कस किया है। इकोनॉमिक ऑफेंस, जैसे आप जानते हैं विजय माल्या का जो कहानी हो चुका है, या नीरव मोदी के बारे में, ये सारे लोग जो जिस तरह से देश के साथ धोखा करके गए हैं, इनको इकोनॉमिक ऑफेंस बोलते हैं। हमारे देश से पैसा लेके गए हैं और गायब हो गए हैं, और हम उन्हें वापस ला करके यहाँ पे सजा नहीं दे पाए। तो ऐसा कोई भी स्कीम, ऐसा कोई भी स्कैम जो होता है जिससे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब आपके साथ विश्वासघात हुआ है या धोखाधड़ी हुई है, या जो हमारा करेंसी है, जो हम नोट और सिक्के इस्तेमाल करते हैं, इसका अगर कोई जाली बनाता है, तो उस सब तरीके से अगर किसी भी तरह का फ्रॉड किया जाता है, हवाला हो गया या मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, या फिर बेटिंग जो होता है, गैम्बलिंग जो होता है, ये सारी चीजें, ये सब इकोनॉमिक ऑफेंस के अंडर आती है। और अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसको उसी हिसाब से सजा दी जाएगी। तो ये है हमारा भारतीय न्याय संहिता। आगे बढ़ते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1973 का है, उसको रिप्लेस करके आया है। इसमें भी काफी अच्छे चेंजेस लेके आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चेंज जो मैं आपको हाईलाइट करके बताना चाहती हूँ, एक तो टाइम लिमिट सेट किया गया है कि ऐसे मतलब कि केस हुआ है तो चले जा रहा है, ना जुडिशियरी आंसरेबल है, ना जुडिशियरी, ना जज जल्दी जजमेंट दे रहा है, ना पुलिस जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर रही है, बस चले जा रहे हैं। इन सब तरीके से इस तरीके की प्रैक्टिस के ऊपर रोक लगाया जा सके, तो एक टाइम लिमिट सेट कर दिया गया। तो पहले क्या है कि आप जैसे एफआईआर मान लेते हैं, अगर आप आज फाइल करते हैं, आपने एफआईआर दर्ज करवाया, अब 90 दिन के अंदर पहला चार्जशीट पुलिस फाइल करेगी कोर्ट में। उसके बाद चार्जशीट फाइल करने के बाद भी ऐसा सिचुएशन होता है जब आपको और आगे इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत होती है, तो पुलिस के ऊपर अब ये भी दबाव है कि चार्जशीट फाइल करने के 90 दिन के भीतर आपको बाकी जितना बचा हुआ इन्वेस्टिगेशन है वो भी कंप्लीट करना है। और दूसरा, जो विक्टिम है जिसके साथ ऐसा हुआ है, या अगर किसी ने इंफॉर्मेशन दिया है कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है, तो आप फिर 90 दिन के भीतर उनको भी ये बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन अभी किस पड़ाव पे है और हमें क्या क्या हाथ लगा है, हम क्या क्या हमें मिला है, और हम किस तरह से उसको कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। ये भी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक टाइमलाइन सेट कर दिया इन्वेस्टिगेशन का। दूसरा टाइमलाइन जो सेट हुआ है वो है 60 दिन का टाइमलाइन। जो डेट है, पहला हियरिंग का डेट है, उससे लेकर के चार्ज बनता जो है कि आपको हमने बताया, आपको बुलाया कि ये आपके खिलाफ आया है, अब चार्ज बनाने का काम कोर्ट का होता है। तो कोर्ट फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से लेकर 60 दिन के भीतर चार्ज बनाएगी। ये कोर्ट के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसे ही आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाएंगे, 30 दिन के भीतर जजमेंट देना भी जरूरी है, मैंडेटरी। और अगर कभी किसी भी वजह से ऐसा होता है कि 30 दिन के भीतर कोर्ट जजमेंट नहीं दे पाती है, तो मैक्सिमम पीरियड जो एक्सटेंड करके दिया है वो है 60 दिन। लेकिन 60 दिन से 61वां दिन नहीं हो सकता। 60 दिन के भीतर ही आपको जजमेंट, कोर्ट को जजमेंट देना ही देना है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पे भी एक तरह से टाइमलाइन यहाँ पे भी फिक्स कर दिया है। इसके अलावा
एक पूरा प्रोसीजर है जो सेक्शन 176 में है, जिसने ये चीज मेंशन किया है कि इन्वेस्टिगेशन जो है, किसी भी ऐसे पनिशमेंट के लिए इन्वेस्टिगेशन जिसका सजा 7 साल या उससे ज्यादा है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो थोड़ी अलग तरीके से होगा। देखिए 7 साल या उससे ज्यादा की सजा सिर्फ उन्हीं क्राइम्स के लिए मिलती है जिनको ग्रेव क्राइम बोलते हैं, मतलब इनका जो इम्पैक्ट है, इसका ये जो क्राइम है ये बहुत ही बड़े पैमाने पे माना जाता है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, या बैटरी होता है एक तरह का पनिशमेंट, वो हो गया, डकैती हो गई, ये सारी टाइप के जो है आपके कानून, जो है आपके क्राइम्स, उनका पनिशमेंट 7 साल या उससे ज्यादा हो। तो इन सब तरीके का अगर क्राइम होता है जिसका पनिशमेंट 7 साल या उससे ज्यादा है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि जब भी जहां पर भी ये क्राइम हुआ है, जो उसका इन्वेस्टिगेशन का जगह है, वहां पे एक्सपर्ट्स का अपॉइंटमेंट होना जरूरी है, और बिना एक्सपर्ट्स के वहां पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये भी एक तरह से बना करके फायदा ये है कि आप देख सकते हैं कि पुलिस किसी तरह से बायस नहीं हो रही, किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही, और जो सामने एक्सपर्ट बैठा है वो भी मतलब जो भी वो कलेक्ट कर रहा है, जो साक्ष्य कलेक्ट कर रहा है, जो एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, वो भी एकदम बायस नहीं है, बिल्कुल किसी की तरफ झुका हुआ नहीं है, ना विक्टिम की तरफ ना अक्यूज की तरफ। तो ये एक दूसरा काफी बड़ा चेंज है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज माना गया है जो भी आया है, वो है सेक्शन 173। मतलब डिजिटल एज के साथ साथ हम ट्रायल, इंक्वायरी और प्रोसीडिंग के भी मेथड्स को डिजिटल कर रहे हैं। ट्रायल मतलब कोर्ट में जो ट्रायल चलता है उसका, इंक्वायरी मतलब कोर्ट और पुलिस दोनों जिस तरह से सवाल जवाब पूछताछ करती है वो, और प्रोसीडिंग जो कोर्ट में अलग अलग डेट पे अलग अलग चीजों का एडमिसिबिलिटी की, आज जो गवाह है उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, आज हम ये कागजात जो है इसके बारे में जानेंगे कि किसकी हैंडराइटिंग है, अगर कोई वीडियो एविडेंस है तो वो देख। तो अलग अलग जो डेट्स पे प्रोसीडिंग होता है, वो सब चीज टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम एक स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, लीगल प्रोसेस को एक नया ढांचा दे रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है जीरो एफआईआर का। जीरो एफआईआर मतलब, एफआईआर तो जैसे आप सब जानते हैं कि कोई भी अगर आपके खिलाफ, आपके साथ या आपकी किसी जानने वाले के साथ किसी तरह का क्राइम होता है, तो आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, बताते हैं, वहां पे जो भी जहां पे भी, जैसे मैं अभी गुड़गांव में रहती हूँ, तो अगर जैसे खुदा न खास्ता कभी कुछ ऐसा हो गया, तो मैं जाऊंगी, जो मेरे सबसे पास वाला स्टेशन होगा मैं वहां जाकर के एफआईआर दर्ज कर सकती हूँ। वैसे जैसे आप जहाँ रहते हैं वहीं पे जो सबसे पास वाला पुलिस स्टेशन होगा वहां आप जाके एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप आप कहीं और हैं और आपके साथ जो क्राइम हुआ है वो कहीं और हुआ है, पर मैं कई बार पुलिस ये कह के मना कर देती है एफआईआर दर्ज करने से कि भाई आपके साथ जो काम हुआ है वो तो कहीं और हुआ है, तो आप वहां जाकर के दर्ज कीजिए। अब वो चीज को सेक्शन 173 के आने की वजह से हटा दिया गया कि आप किसी भी, जो भी आपका सबसे पास का थाना है वहां जाइए, आपके साथ जो हुआ है आप उनको बताइए, और वहां के थाना प्रभारी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 15 दिन के अंदर जो भी करेक्ट पुलिस स्टेशन है वहां पे ये एफआईआर ट्रांसफर हो जाना चाहिए, और उस 15 दिन के बाद, उस जैसे ही 15 दिन खत्म होता है, इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाना चाहिए। तो मतलब आप, कोई भी पुलिस वाला आपको टाल नहीं सकता ये कह के कि अरे भाई ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, आप तुम कहीं और जाके कराओ, ये मेरे एरिया में नहीं आता, तुम कहीं और जाके कराओ। ये चीज जो है वो अब हट गई है। तो आप कहीं, इसको जीरो एफआईआर बोलते हैं, कहीं पर भी कोई भी एफआईआर आप कभी भी करा सकते हैं, क्योंकि आए दिन हमें सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के मैटर्स को देखने के लिए आता है कि भाई मैं यहाँ बैठी हूँ इंटरनेट पे, कोई दूसरा आदमी कहीं किसी और देश के कोने में बैठा, या इस देश में नहीं, इस देश के बाहर कहीं बैठा है, उसने कुछ ऐसा कर दिया, तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं किसके पास जाऊंगी एफआईआर कराने? जहां से हुआ है, जहां ऑफेंस होता है कायदे से वहीं कर सकते हैं। अब इंटरनेट के जमाने में कहाँ ऑफेंस हुआ है ये हमें पता नहीं चलता, तो इसीलिए ये सिस्टम को लेके आए हैं। तो इसके लिए क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम भी, बेनिफिट जो पब्लिक बेनिफिट के लिए, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो बेसिकली स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं हम प्रोसेस,
और अब जैसे पहले जब भी किसी भी मतलब किसी इंसान के खिलाफ अगर कोई केस आता था तो पुलिस उसके घर जाती थी छानबीन करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। तो आसपास के लोगों से पूछा, उस घर के इंसान से पूछा, घर के लोगों से बात की, अपने हिसाब से लिखा और साइन करवा के ले आए। अब अगर पुलिस कहीं भी खोजबीन करने या छानबीन करने जाएगी तो वहां हर इंसान का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होगा और ये भी मैंडेटरी। इससे फायदा ये है कि जो भी बैरियर पहले आता था कि और ये कहते थे कि पुलिस अपने हिसाब से मैटर को बदल दे रही है, फैब्रिकेट कर दे रही है, वो सब चीजें हट गई। तो ये नया लॉ जो है ये हमारे फायदे के लिए इस तरह से लेकर के आए भी हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और जो डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, जो डिजिटल एज के साथ साथ हमारा लॉ भी बदला है ताकि ये जनता के हित में हो, ना कि किसी और के। इसमें एक और चीज जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक ऑफेंस के टाइम पे आपको एग्जांपल दिया था विजय माल्या का या नीरव मोदी का, तो इन तरह के लोगों को एब्सकॉन्डर बोलते हैं, जो भगोड़ा बोलते हैं, जो भाग जाता है देश छोड़ करके क्योंकि उसने किसी तरह का क्राइम किया है तो अपने सजा से बचने के लिए तो भाग जाते हैं। तो पहले जो था सीआरपीसी में ऐसे टाइप के लोगों के लिए कोई प्रोविजन नहीं था। तो दिक्कत ये होती थी कि लोग लूटपाट करके चले गए, अब चले गए तो चले गए, हम क्या कर सकते हैं। अब इस लॉ के आने से फायदा ये है कि अगर कोई ऐसा एब्सकॉन्डर या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो होता है, जो भगौड़ा है, या अगर कोई ऐसा है जो पकड़ाया नहीं, हमारे हाथ नहीं आया पुलिस के, तो उसके भाग जाने के वजह से फिर भी जैसे पहले कोर्ट में केस नहीं चल पाता था, अब केस चल सकता है और कोर्ट रीजन अपना रिकॉर्ड करके बताएगी कि हाँ ये इंसान है, ये इसको इतनी बार हमने समन भेजा लेकिन ये फिर नहीं आया। तो अब क्योंकि ये मैटर पब्लिक के लिए है, ये जनता के बेनिफिट के लिए है, तो इसीलिए कोर्ट उसमें जजमेंट दे सकती है। ये जो अगर ऐसे जो एब्सकॉन्डर्स और भगोड़े होते हैं इनके लिए एक राइट टू अपील भी है, लेकिन अपील वो तभी कर सकता है जब वो इंसान खुद उस कोर्ट में आए। तो अपील का भी टाइम लिमिट किया गया है कि अपील मान लेते हैं आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, किसी भी लोअर ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो आज की डेट के हिसाब से माने 24 फरवरी 2024 के हिसाब से आगे के 3 साल तक वो अपील कर सकता है। मतलब कि 24 फरवरी 2027 तक उसके पास वक्त होगा कि वो अपील कर सकता है, उसके बाद वो अपील भी नहीं कर सकता। तो जो भी उसका पनिशमेंट होगा, जनरली इन सब चीजों में पैसे से ही पनिशमेंट दिया जाता है क्योंकि इंसान तो भाग चुका होता है, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो बेच दी जाएगी, उससे पैसा रिकवर किया जाएगा और इसमें किसी भी तरीके का कोई रोक टोक नहीं हो सकता। तो ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट चीज है जो इंट्रोड्यूस किया गया है। और जैसे अगर किसी का प्रॉपर्टी बेच करके जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी या उसके थ्रू जो भी पैसे आते हैं वो अब जरूरी है कि विक्टिम फंड, अलग अलग तरीके का विक्टिम फंड जो सरकार चलाती है उसमें जाएंगे वो पैसे। जो विक्टिम को कोर्ट ने कॉम्पेंसेशन देने के लिए बोला है उसके ऊपर अगर कोई पैसा है तो वो सारा पैसा जो है वो इस तरह के विक्टिम के फंड्स में जाएगा। अब आते हैं तीसरा और आखिरी जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करके आया है। इसमें मोर और लेस काफी चेंजेस लाई थी सरकार, तो अभी ज्यादातर चेंज साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर के चेंज लेकर के आए हैं। जैसे कि पहले प्राइमरी एविडेंस में सरकारी दस्तावेज हो गए या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या एफआईआर की कॉपी, चार्जशीट की कॉपी, इसको प्राइमरी माने सबसे पहला साक्ष्य मानते थे। अब सेक्शन 57 ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी प्राइमरी एविडेंस माना, जैसे कि ईमेल पे अगर किसी तरह का ऐसा आपके पास प्रूफ है वो हो गया, व्हाट्सएप हो गया। व्हाट्सएप को लेके थोड़ा सा कोर्ट अपना कोर्ट का जो जजमेंट है वो टाइम टू टाइम थोड़ा बदलते रहता है, लेकिन व्हाट्सएप भी एक बहुत ही एक्सेप्टेबल तरीके का एविडेंस है, वो हो गया। या और भी किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो आप ला करके दिखा सकते हैं, चाहे उसमें इंफॉर्मेशन हो या आप ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, रिकवर कर सकते हैं डेटा को, स्टोर कर सकते हैं डेटा को,
तो वो सारी तरीके की जो चीजें हैं वो साक्ष्य अधिनियम में प्राइमरी एविडेंस माने पहला एविडेंस माना गया है। अभी यही चेंज सबसे बड़ा चेंज इसको लेकर के आई है सरकार। और इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन ऑफ ओरल एविडेंस को भी रिकॉग्नाइज किया गया। मान लेते हैं किसी वजह से कोई गवाह आज की डेट में कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो ये भी बेनिफिट दिया गया है कि गवाह चाहे तो, गवाह और उसका वकील चाहे तो, या फिर कोर्ट अगर चाहे तो उस गवाह को वीडियो कॉल के थ्रू भी कोर्ट में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया जा सकता है। तो वो ट्रेडिशनल पेपर डॉक्यूमेंटेशन वाला जो चीज था वो भी हट गया है। और सेक्शन 24 जो है इस नए एक्ट का, वो जॉइंट ट्रायल्स की बात करता है। मैंने एक बार में बहुत सारी चीजों को, अगर एक ही इंसान ने अलग अलग तरीके का क्राइम किया है तो सारे क्राइम को आप एक ट्रायल में निपटा सकते हैं। हर चीज का अलग अलग, एक ही इंसान के खिलाफ 4 अलग अलग केस चलाने से जो है वो जो बर्डन जुडिशरी पे पड़ता था वो घटा दिया। तो कंक्लूसिवली मतलब ये है बेसिकली, ये हमारे तीनों लॉ में जो मेजर चेंजेस है जो हम पे डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, जो मुझे ऐसा लगा कि ये आप सबको जानना जरूरी है, क्योंकि ये आज के लिए हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि हम नई चीजों को जाने। लेकिन एक आधी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ने या लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया भी था मिनिस्ट्री को, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री को और सरकार को, वो सब चीजें जो है थोड़ी बहुत वो स्किप कर गए। तो वो सारी चीजों के बारे में भी ऐसा रिकमेंडेशन दिया गया है कि आज नहीं 2 साल बाद ही सही, बट एक अमेंडमेंट के थ्रू, जैसे कि मैरिटल रेप, नॉन कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स जो हो गया वो भी रेप का एक तरीके का हो गया, अडल्ट्री हो गई जिसपे अभी जोसेफ शाइन का जजमेंट आया था 2018 में। इन सब चीजों के बारे में भी जो है सरकार सोचे और उन सब चीजों को भी इस नए लॉ में लेके आए। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे थे जैसे ब्रिटिश इंडिया, क्वीन, ब्रिटिश कैलेंडर, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी ये सब लॉज में लिखी हुई थी, इन सबको बदल दिया गया है। अब वो सिर्फ इंडिया है, इंडियन रिपब्लिक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पीपल ऑफ इंडिया, ये सब तरीके के टर्म्स को हमने यूज किया है नए एक्ट में। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिस्टेमिक फ्लॉज बहुत रहे हैं, कि अब आपने देखा ही है, पता नहीं आपने सामने से देखा है, सुना होगा, पढ़ा होगा या न्यूज में देखा होगा कि कितने तरीके से अलग अलग तरीके से जो सिस्टेमिक फ्लॉज, सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज है वो सब चीजों को एड्रेस किया गया है, उन सब चीजों को कोशिश किया गया है कि निकाला जा सके। और ट्रांसपेरेंसी लेके एविडेंस जो है, हम एविडेंस के बेसिस पे, साक्ष्य के बेसिस पे सारा जजमेंट हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी एविडेंस के बेसिस पे करे, सब कुछ जितना ज्यादा पारदर्शी हो, जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो उतना अच्छा है। जिसके खिलाफ ये जिसके खिलाफ किसी तरह का क्राइम हुआ है उसको पता हो कि किस तरह से आगे बढ़ रहा है इन्वेस्टिगेशन, क्या एविडेंस रिकॉर्ड हुए हैं, कोई अगर नहीं आ सकता तो वो भी है। कुछ ऐसे पनिशमेंट्स थे जो पहले नहीं इनकॉर्पोरेट किए थे वो अभी डाले गए हैं, कुछ पुराने ऐसे थे जो ब्रिटिश लेके आए थे ताकि वो सिर्फ भारत के लोगों को प्रताड़ित कर सके, तो उन सबको हटाया भी गया है। इस तरह से काफी सारे बदलाव आए हैं और एक तरह से जो जो सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है कि एक इंक्लूसिव और कंपैशनेट लीगल फ्रेमवर्क को लेके आए। मतलब कि हर तरह के इंसान का, हर तरह के एथनिसिटी का, लैंग्वेज का, रिलीजन का, किसी तरह का कोई बैरियर ना रख करके हर किसी को इस लॉ के अंदर बेनिफिट मिल सके, उस चीज के ऊपर फोकस किया गया है। और ये भी देखा गया है कि पनिशमेंट बेस्ड रिजीम, मतलब जो पनिशमेंट दिया जाता था उसके उस तरह के कानून से हट करके एक कम्युनिटी सर्विस बेस्ड रिजीम, जहाँ पे समाज को एज अ होल काफी फायदा मिले, उसको हर तरीके से हित हो समाज का, इस तरह के तरीके का लॉ को कंपैशनेट लीगल फ्रेमवर्क बोलते हैं, जो कि लेके आया गया है। और बहुत जरूरी था। 200 साल, लगभग 100-150 साल के लगभग का पुराना ये लॉ है जिनको बदल करके नए लॉज लेके आए हैं। और ये काफी इम्पोर्टेंट स्टेप था। 200 साल पुराना लॉ, 250 साल पुराना लॉ जो बदला गया है। और अब हम देख रहे हैं कि काफी नई तरीके से हमारे आसपास जो है अब
उम्मीद किया जा सकता है कि इस तरीके का हरकत ना हो या इस तरीके का कोई चीज देखने को ना मिले जिससे समाज का हित ना। तो बस यही मेरा प्रेजेंटेशन था। अगर आपको कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।